खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं आपका मेज़बान काशान बेनेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ। नाज़रीन, 2018 का साल पाकिस्तान में सियासत के हवाले से बहुत ही अहम साल है। इस साल ना सिर्फ सेनेट के इलेक्शन हैं, बल्कि एक बार फिर पाकिस्तानी कौम को ये मौका दिया जाएगा कि वो अपनी किस्मत का, अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला हुक्मरानों की सूरत में कर सकें। इस चीज़ पे आज हम बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले खुदावंद के बहुत ही बड़े खादम डॉक्टर बिली ग्राहम 99 साल की उम्र में खुदावंद में सो गए। उनकी खिदमतों को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक बार फिर तौहीन रिसालत के नाम पर एक मसीही नौजवान को उसका निशाना बनाया गया। मगर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इससे पहले कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स होती, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स यानी कि मुसीबतें होती, तो उससे पहले ही उसको किसी तरह से सेटल कर लिया गया। मगर किस हद तक उसको सेटल किया गया है वो हम अपने आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम बात करके उनसे पूछेंगे। तस्कीन खान। बहुत शुक्रिया काशान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और काशान बेनर साहब, आपका शो मेरी दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और हमारी कौम जो इस वक्त पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान, मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, जहाँ कहीं भी, और ऑनलाइन भी ऐप्स के ज़रिए, तो मेरी दुआ है कि आपका प्रोग्राम जो है वो एक ख़ास असर छोड़े और कौम की रहनुमाई के लिए अहम साबित हो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपके टाइम के लिए कि आपने ये टाइम दिया हमें और इस अहम टॉपिक पे बातचीत करने के लिए आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2018 का जो साल है वो पाकिस्तान में सियासत के हवाले से आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, उस पर ज़रूर बात करूँगा, लेकिन आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं भी अपने तौर पे अपनी फैमिली या चर्च या पूरी कलीसिया की तरफ से उस अजीम शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा। रेवरेंड बिली ग्राहम साहब, रिसेंटली उन्होंने अपनी 99वीं सालगिरह मनाई थी, एंड वी वर होपिंग कि वो अपनी एक खूबसूरत सेंचुरी पूरी करते, और 80 साल या तकरीबन 70 साल तो कन्फर्म्ड है कि उन्होंने खिदमत की। बिल्कुल। और इन 70 गुज़रे बरसों में जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट्स थे, हेड ऑफ़ स्टेट्स, उनके साथ वो बड़े करीब रहे, और इन्हीं जो सदूर थे अमेरिका के, उनके अदवार में 75 साल के अरसे में वो हमेशा उनके साथ मुशावरत करते थे, और वाइट हाउस के अंदर उनको एक ख़ास मुकाम दिया जाता था, उनको दुआ के लिए बुलाया जाता था। और इसके अलावा पूरी दुनिया में आपको पता है कि उन्होंने जिस तरह कामयाबी के साथ क्रूसेड्स किए, और न जाने कितने ही हज़ारों रूहें जो हैं वो खुदावंद के लिए जीती। तो उनकी ज़िंदगी के लिए हम खुदावंद का बेहद शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल। और दुआ करते हैं कि और भी बहुत से बिली ग्राहम जो हैं वो पूरी दुनिया में, यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक लॉस है हमारे लिए, और उनकी कमी हमेशा रहेगी वहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अब मैं उस बात की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान में जो सेनेट के इलेक्शन आपने फरमाया, और ख़ास तौर पे अक़लीती पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2018 का साल जो है वो खुदा करे कि हकीकी तब्दीली का साल हो, वरना ये ना हो कि 2013 की तरह ये भी इलेक्शन हो और फिर वही चेहरे घूम फिर के आ जाएं और वही डगर पे सियासत चलती रहे और वही। तो मगर आपको क्या लगता है कि 2018 में वो हकीकी तब्दीली आ सकेगी? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि 2017 में हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इससे पहले कभी पाकिस्तान में नहीं देखी गई। पाकिस्तान में इस कदर कड़ा एहतसाब जो है वो कभी भी नहीं हुआ, और इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि 2017 के जो असल तब्दीली 2017 में आई थी, और उसके जो असरात हैं वो 2018 में आना शुरू होंगे। जिस तरह ये भल सफाई का सिलसिला शुरू किया था, तो वो मज़ामत तो आपको पता कि कर रहे हैं ये लोग जो ऑलरेडी नाअहल हो चुके हैं, और नाअहल के ऊपर भी नाअहल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मज़ामत कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग 30-35 साल से एक मसनद के ऊपर बैठे हों इक़्तिदार की, तो उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी जब उनको उस कुर्सी से उठाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। मगर आपको यहाँ पे मैं इसको आपसे पूछना चाहूँगा कि 2018 का जो साल है, अभी मार्च में सेनेट के इलेक्शन है, जी जी, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? कि आप उससे पहले हम इलेक्शन की बात करें तो आप हमें, हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे कि ये सेनेट में टोटल कितनी सीटें हैं, वहाँ पे कितनी नशिस्तें हैं, उसमें से माइनॉरिटीज़ के कितने हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी हमें, हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी अगर आप डिटेल देना चाहें। बिल्कुल ठीक है। जब लास्ट टेन्योर में पाकिस्तानी अक़लीतों के लिए 4 मखसूस नशिस्तें की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो हर सूबे में से एक अक़लीती नशिस्त जो है वो मुख्तस की गई थी मिनॉरिटीज़ के लिए। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान, इसको ऐवान बाला कहते हैं, यानी कि अपर हाउस सेनेट जो होता है, जो कौमी असम्बली होती है उसको ज़ेरी हाउस या ऐवान ज़ेरी कहते हैं, लोअर हाउस। तो जो अपर हाउस होता है, सेनेट होता है, उसके अंदर किसी ज़माने में सिर्फ 100 सीटें होती थी। अब 4 सीटों का मैंने जिक्र किया, उसको डाल के 104 बन गई हैं। इसका तरीकाकार ये है कि ये हर 6 बरस के अंदर
आधे जो सेंटर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, यानी कि 104 में से अगर आप आधा करेंगे तो 52 बनते हैं, 52। तो 52 जो है ये 3 साल पिछले जो 52 थे वो 2015 में इलेक्ट हुए थे, तो उनकी मुद्दत जो है वो 2021 में पूरी हो रही है। बिल्कुल। तो ये जो मौजूदा लोग रिटायर हो रहे हैं और जिनकी 52 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने वाले हैं, तो बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त सेनेटर, ये ब्रिगेडियर हैं रिटायर आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के, सेनेटर जॉन कैनथ विलियम्स। ठीक है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटिंग सेनेटर हैं। और इसके अलावा नेशनल पार्टी जो बलूचिस्तान में कुछ अर्सा पहले बरसर इक़्तिदार थी, पावर में थी, उनके हैं डॉक्टर अशोक कुमार, ये हिंदू हैं। बिल्कुल हिंदू है। ये बलूचिस्तान में बैठते हैं, सेनेट की नुमाइंदगी करते हैं अकलीतों की। तो इन दोनों का टेन्योर जो है, विलियम साहब का और अशोक कुमार साहब का, ये मार्च 2021 में कंप्लीट होना है। और असल मैदान जो है वो इस वक्त पंजाब और सिंध में लग रहा है। पंजाब के अंदर चूँकि 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, एक रूलिंग पार्टी ज़ाहिर नून लीग है पंजाब के अंदर सूबाई, और इनकी अक्सरियत भी है, और रेशो के एतबार से ये मामला होते हैं, ये टेक्निकल इशू है। और पीटीआई जो है इन्होंने भी पंजाब की सीट के ऊपर नज़र रखी हुई है, और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हमेशा चीखते भी आपको नज़र आएंगे, चलाते भी नज़र आएंगे, वो टीवी के मुबासे हों या गली गली जाना हो, दरबारी जो होते हैं, पक्के दरबारी, हाँ जी। और वो पक्का राग गाते हैं ये लोग ना, और इतना पक्का राग गाते हैं कि जो इनके सुनने वाले हैं, जो इनके शहनशाह, वो खुश होते हैं इनसे, तो इनको फिर वो इन्हीं को टिकट दे सकते हैं, वो किसी और पे ना तो एतबार कर सकते हैं। सिर्फ दरबारी होने की वजह से उनको टिकट दी गई, और उसके अंदर कोई और खूबी नहीं। कोई क्वालिफिकेशन बता दें। मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि 3 साल के अंदर 3 कारनामे, इनके दौर में सानिया जोसेफ कॉलोनी भी आपको नजर आता है, आसिया बीबी को जेल में पड़े हुए 9 साल हो गए हैं, इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बड़े अफसोस की बात अभी तक ये कुछ कर नहीं सके, कुछ कर नहीं सके, उसका केस नहीं आगे परसू करवा सके। इनके अपने सबसे बड़े शहर लाहौर में जहानाबाद का इतना बड़ा हादसा पेश आया था, उसमें 42 मसीहों को पकड़ के जेल में डाल दिया, जिनके अपने चर्चेस के ऊपर खुदकुश हमले हुए और इतनी बेगुनाह जाने गई। ठीक है जी। और 42 में से 2 लोग जो हैं वो ऑलरेडी जेल के अंदर शहीद हो चुके हैं, उसके अंदर 40 रह गए हैं। तो आप चाहते हैं कसूर का वाकया हुआ, कसूर के वाकये में जहाँ पे जिंदा जला दिया गया, सानिया कोट राधा किशन देख लें, बिल्कुल, शमा शदाद और उनका अनबॉर्न चाइल्ड, 3 शहादतें हुई। और इसके अलावा आप अगर देखें नहीं, मगर सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा कि देखें, जब भी ऐसे वाकयात होते हैं कुछ भी हमारी कौम के ऊपर, तो हम देखते हैं कि हमारे सेनेटर्स हों या MPs हों या MNA, वो पहुँच तो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आके किसी ना किसी तरह उनको सिचुएशन को हैंडल करने की भी कोशिश करते हैं, फिर उनसे कुछ वादे भी करके जाते हैं वो। तो मगर उन वादों को करने के बाद ये और भी उस पर कुछ एक्ट करते हैं कि बस वो वहाँ से करके वो वादे उधर के उधर ही रह जाते हैं। कशान बेनट साहब, सबसे पहले तो ये जो वादा करना और वहाँ पहुँच जाना और थोड़े से आंसू बहाना, फिर मीडिया से टॉक करना, ये सबसे बड़ी नाकामी की निशानी ही यही है। असल जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे सिर्फ वादे नहीं करता है कि तुम वादा करो मेरे साथ 2-4 दफ़ा बैठोगे, चाय पियोगे, ठीक हो जाओगे। नहीं, वो इलाज करता है, बिल्कुल इलाज करता है, बिल्कुल। तो ये सियासतदानों का काम ये नहीं है कि वहाँ जाके सिर्फ चाय पी ली और वादा कर लिया और मीडिया टॉक कर ली और चंद पैसे दे दिए हुकूमत के ख़जाने में से, लोगों को उनके टैक्स का पैसा उन्हीं को वापस लौटा दिया। तो यानी कि कॉल आपके कि ये सिर्फ एक मीडिया स्टंट टाइप होता है कि वहाँ पे गए हैं, बस मीडिया ने कवरेज की उनको, कि सारे लोगों ने देख लिया कि जी वहाँ पे पहुँचे। और भाई ये विजन ही नहीं है ना। विजन अगर हो तो फ़र्ज़ करें जो मुसीबत की जड़ होती है आप उसको काटें, कि जिसकी वजह से ये कारण हुआ था या ये वजह हुई थी कि लोगों के ऊपर मसाइब आए थे, तो जो मसाइब की जड़ थी उसको आप काटेंगे, उसको नहीं काटेंगे। ये वैसे चले जाएंगे ऊपर से लेपा पोती करके उनको पैसे दे के आ जाते हैं, वो जो रोते हुए ख़ानदान है बिलखते उनके सर पे हाथ रख दिया, बाद में हुकूमत के अपने चेक बाउंस हो गए, या ये है कि, लेकिन मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि ये हल नहीं होता कि आप जाके पैसे दे देते हैं। उस एतबार से तो मुझे वज़ीर बना दें या आपको बना देते हैं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे वज़ीर साबित होंगे, लेकिन मेरे जैसे बंदे को वज़ीर बनाएं, मैं भी जाकर पैसे दे आऊँगा। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने वहाँ का पैसा उठा कर तो यहाँ दे देना। लेकिन अगर आपके पास कोई पावर ही नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप कुछ फैसला ले सकें, कुछ लॉ के अंदर कुछ कर सकें, या जो मुजरिम है वहाँ पे उनको ही पकड़ सकें, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप किस जगह पे क्यों हमारी नुमाइंदगी कर रहे हो? कशान बेनट साहब, मैं आपको शहबाज भट्टी शहीद की मिसाल देता हूँ कि वो पता आपको बड़ी ओपनली बात करते हैं। ये नहीं कि वो हमारे दरमियान नहीं है, अभी भी वो जिंदा शहीद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी ज़िंदगी में भी उनके कई इकदाम पे बात करते थे कि वो खुल खुला के बात करते थे। उन्होंने चाहे जेल मैनुअल हो, चाहे वो हॉटलाइन का, आपको पता उन्होंने शुरू करवा रहे थे कि अकलीतों के लिए हॉटलाइन का प्रोजेक्ट शुरू करें, अकलीतों के ऊपर कोई मसाइल हो तो ये ख़ास नंबर अकलीतों के लिए होगा। फिर ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर उनका बड़ा क्लियर स्टांस था। मगर ये पीपल्स पार्टी के दौर में चीज़ें हुई, लेकिन ये उनकी ज़ात में हुई थी शहबाज भट्टी साहब की, वरना पीपल पार्टी जो है वो अपने तौर पर एक डरपोक पार्टी है,
बज़ाहिर तो वो बड़ी लिबरल पार्टी है, लेकिन अगर आप देखें यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर, जरदारी साहब सदर थे और शहरी रहमान ने एक लेजिस्लेशन लाने की कोशिश की थी कि जी ब्लास्फेमी लॉज जो हैं उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की जाए, वो सारे भीगी बिल्ली की तरह नीचे बैठ गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी। एक छोटा सा जुलूस निकला था मौलवियों का, उससे वो डर गए थे। तो आप मुल्क के वज़ीर आज़म है, 18 करोड़ के वज़ीर आज़म, ना कि आप 200 मौलवियों के वज़ीर आज़म है, ठीक है जी। तो इनको पता नहीं एक अनजाना सा खौफ है, फिर एक अंदर वो एक मजहबी भी थोड़ी सी चंगारी जाग जाती है, तो थोड़ी देर के लिए वो लिबरलिज्म का लबादा ओढ़ने लगते हैं, तो बाद में एकदम वो ठंडे पड़ जाते हैं, जिसकी आप अभी आपने अपने इंट्रो पे भी मिसाल दी कि ताज़ा तरीन केस जो है शाहदरा का, बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे, पतरस मसीह का। पतरस मसीह। तो और इसके बारे में आपकी क्या कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन यही है कि आप जैसे फरमा रहे हैं ना कि ये जाके पैसे ले लिए, पैसे दे दिए, बंदा पकड़वा दिया, बंदा दे दिया, हादसा आ गया, पास खड़े हो गए, 6 माइक लगा दिए, साथ हाथ रख लिया, 2 साथ में रिलीजियस लीडर भी खड़े कर लिए, ये उसी टाइप का चक्कर था। फेसबुक के ऊपर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कोई कंट्रोवर्शियल मवाद जो है वो पोस्ट किया। हकीकत ये है कि उसके अपने घर के अंदर, उसके ख़ानदान के अंदर कोई वहाँ की जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी है उसके साथ पैसे के लेन देन का मामला था, और नो वन नोज़ के पतस बच्चा जो है उसके वाला साहब का नाम है इंद्रियास मसीह, उनकी फैमिली का एक बंदा ऑलरेडी शहीद हो चुका है इसी वजह से, पैसों के लेन देन के मामले। ये जो पतरस मसीह का जो केस है ये उसी से रिलेटेड है। ये तो एक फॉलो अप है, ये एक अशक शोई है, ये आंख में सिर्फ धूल झोंकने के मुतरादिफ है। वरना आप मुझे बताएं, आजकल के बच्चे मेरे और आपसे ज़्यादा शार्प हैं इन कई मामलों में, वो पागल हैं कि वो इस तरह के मटीरियल को नहीं, मगर ये तो नहायत ही ख़तरनाक बात है जो आप भी कह रहे हैं कि ये इनका कोई इंटरनल मैटर था। मगर तो आपको तो पता ही है कि तस्वीर रसालत का जिसके ऊपर भी पर्चा हो जाए या उस पर इल्ज़ाम ही लग जाए, उसको तो वो जिधर भी देखेंगे उसको वो मार देंगे, उनके लिए तो वो जहाद हो गया। मैं तो कहता हूँ ये तौहीन रसालत तो चलो उनके लिए बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। 4 सदा के अंदर पिछले दिनों में यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, उसने अपने प्रिंसिपल को मार दिया। क्यों? पिछले दिनों आपको पता है पिंडी के अंदर वो मौलवी खादम हुसैन का धरना हुआ था, तो एक स्टूडेंट था वो 4 सदा यूनिवर्सिटी से छुट्टी लिए बगैर ऐसे ही वो जैसे कहते हैं ना फरार हो गए स्कूल से, तो वो पहुंचा हुआ था धरने के अंदर। धरने में वो स्पीच सुनी वहाँ पे, हाँ स्पीच सुनी, और प्रिंसिपल ने सिर्फ उससे ये पूछा कि भाई तुम इतने दिनों से गायब हो, तुम्हारा चक्कर क्या है, तुम क्लास में नहीं आते, तुम किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। उस लड़के के अंदर धरने की वजह से इतनी गैरत आई हुई थी कि मैं धरने पे इतने अजीम मिशन पे गया हूँ और आप मुझसे पूछ रहे कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ। उसने अपने प्रिंसिपल को शहीद कर दिया। कैन यू बिलीव इट? तो इतने सिर्फ धरने के नाम पे इतने सेंसिटिव लोग हैं, तो जब उनके मज़हब की बात आती है तो वो तो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है। और आप देखें 3000 का जो मजमा उधर लगा हुआ था शाहदरा में, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनमें से किसी को पता है कि वो बच्चे के क्या फेसबुक के ऊपर हैं वो सारे 3000 लोग? वो तो बस सुनी सुनाई, अगर किसी ने मस्जिद में ऐलान कर दिया या किसी ने भी वहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे तौहीन रसालत हुई है, तो वो तो वहाँ पे सारे उठ के आ गए। और अब हमारे चंद लोग बड़े खुश हो रहे हैं जी, देखें हमने 15-20 लोग बैठे, मसीही और मुस्लिम जो जोमा थे, लोकल क्लैरिक्स या कम्युनिटी के लोग वो बैठे हैं। अब देखें जी सिचुएशन ख़त्म हो गई है, ठंडी हो गई है, लोग अपने घरों को वापस आ जाएं। मसला कशान साहब ये नहीं है कि जी लोग घरों को आ जाएं फिर दोबारा कोई तीली लगाएगा फिर लोग भाग जाएंगे। और मसले का हल पैदा करें, जड़ इसकी जो है इसकी जड़ को पकड़ें, जड़ को पकड़ें कि प्रॉब्लम क्या है, कि थोड़ी सी तकलीफ होती है। आपके मुल्क के अंदर कोई ऐसा कोई सख्त लॉ ही नहीं है, लोगों के अंदर डर खौफ ही नहीं है मेरे ख्याल। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना वहाँ पे, आप ये कह लें लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और इस मसले के ऊपर ये जो तौहीन मज़हब या तौहीन रसालत का मसला है, इसके ऊपर कोई लॉ चलता भी नहीं है ऑनेस्टली। किसी को ज़रूरत नहीं है, ना किसी को गवाहन की ज़रूरत है, ना किसी को कोई सबूत चाहिए, ना किसी को इन्वेस्टिगेशन चाहिए। वो ऐसे बैठे हुए चाय पी रहे हैं, कहेंगे जी ये जो साथ वाला बंदा चाय पी रहा है इसने तौहीन रसालत की है। वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम उस पर लगा रहा हूँ, पहले मुझसे तो पूछ लो कि मेरा को उसके चाय के पैसे हो सकता है मैंने देने हैं उसके, तो वो तौहीन रसालत का मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। नहीं, उसने चूँकि मैंने इल्ज़ाम लगा दिया, इल्ज़ाम भी बहुत है। नहीं, हमारी दुआ है कि खुदा इस पतरस मसीह के पूरे ख़ानदान के साथ, एंड ही इज़ इन प्रिजन एट द मोमेंट, यानी कि कस्टडी में है पुलिस में, तो खुदा करे कि उसके ऊपर लगाया भी डायरेक्ट चार्ज जो है वो 295 सी का, ना ए का ना बी का, सी का। और उसने डायरेक्ट कोई ऐसी खबर के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सी वाला कोई मामला नहीं है 295, मगर सिर्फ अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से उन्होंने उस बच्चे पे ये इल्ज़ाम लगा दिया। और अगर आप इजाज़त दें क्विकली 5 सेकंड में कि ए बी सी 3 धारा हैं 295 की। ए का मतलब है कि जब आप बकौल उनके अल्लाह ताला को जो उनकी ज़ाहिर वो उनके बारे में आप कोई गुस्ताखाना लफ्ज़, हाँ लफ्ज़ अल्लाह ताला इस्तेमाल किया गया पाकिस्तानी कानून में। और जो 2 बी है उसमें आता है कि कुरान के, और सी जो आता है उस वक्त आता है कि उनके प्रॉफिट की उनके हजूर के ऊपर। तो ये तो प्रॉफिट की कोई तौहीन ही नहीं की इस बच्चे ने। खबर के अंदर भी ये है कि उसने कुछ तस्वीरें पोस्ट की काबा की, तो काबा भी वही है, फिर प्रॉफिट, मतलब ये चीज़ें बियॉन्ड, इट डजंट मेक एनी सेंस। मगर वही बात आ गई ना कि अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से इतना सेंसिटिव इशू तौहीन रसालत को बीच में डाल के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। आपको तो पता है कि आपको तो पता है जिस पे भी इल्ज़ाम लग जाए वहाँ पे तो पूरे घर गलियाँ आबादी जितनी भी वहाँ पे होती है वो सारों को वो ख़त्म कर देते हैं। जोसेफ कॉलोनी, ऐसे ये सारा गोजरा का वाक़या है, सारे जो हमारे सामने वाक़या है सिर्फ
किसी गलत फहमी की वजह से। रिमशा को देख लें, वो एक ऐसी बीमारी में मुबतला बच्ची, डाउन सिंड्रोम, तो वो बच्चों को तो पता नहीं होता खाना कैसे खाना है सही तरह। हालांकि वो तो प्रूव भी हो गया था बाद में कि ये गलत इल्ज़ाम लगाया गया, मगर उसके बाद कुछ नहीं पता चला कि उनके ऊपर, और वो लोकल मौलाना था, बिल्कुल लोकल मौलाना, वो आज भी दंदनाता फिर रहा है। ये क्या मतलब, ये अच्छा ब्लास्फेमी जो होती है वो तो कोई मौलवी भी कर सकता है, फिर मौलवी को भी आप पकड़ के उसके घर को आग लगा दें या उसको टांग दें, बिल्कुल उस पर क्यों नहीं वो ब्लास्फेमी? नहीं, सब ढकोसला है। बिल्कुल बिल्कुल, खुदा बस हमारी दुआ है कि खुदा उस पूरे ख़ानदान के साथ रहे। तो इसके साथ साथ मैं आपसे और सेनेट की हवाले से बात को आगे लेके चलेंगे हम, कि जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फिर एक दफ़ा अहल करार कर दिया गया, जी जी, तो उससे कुछ अफेक्ट होगा सेनेट की जो टिकट्स उन्होंने ऑलरेडी इशू की थी सारे सेनेटर्स के लिए जो दोबारा से होपफुल थे इलेक्ट होने के लिए? तो आपको क्या लगता है उससे कुछ उस पर फ़र्क पड़ेगा कि अदालत का जो फैसला है? बिल्कुल, ये कानूनी चीज़ है। अगर एक नाअहल शख्स जो है, पाकिस्तानी जो सुप्रीम कोर्ट है, एपिक्स कोर्ट है, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि एक नाअहल शख्स जो है उसके फैसले भी नाअहल होंगे। तो वो तो जुलाई में तो फारग हो गया था लास्ट ईयर वज़ीर आज़म की मसनद से। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। मैं ये पहले ये बताएं कि इनको अभी जो नाअहल किया वो किस बेसिस पे किया उन्होंने, ताकि हमारे नाज़रीन समझ सकें सारी बात को, कि अभी एक दफ़ा पहले भी नाअहल हुए, वो क्यों हुए थे और क्यों दोबारा क्यों नाअहल हुआ, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। पहली जो नाअहली थी उनकी, वो बतौर वज़ीर आज़म थी, उस वज़ीर आज़म के ओहदे पे बैठे हुए थे, अकामा पनामा, वो सारा हमें चीज़ें पता है। बिल्कुल, तो दूसरे लफ्ज़ों में बच्चे की ज़ुबान पे, बिल्कुल, अकामा पनामा को छोड़ें, वो जालसाजी, फ्रॉड, करप्शन, इन बुनियादों के ऊपर वो नाअहल साबित हो गए थे। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि उन्होंने जुर्म किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने पार्टी की, चूँकि उनकी अक्सरियत है पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने एक अपनी मर्जी का कानून बना दिया कि अगरचे एक नाअहल शख्स भी हो वो पार्टी का सदर बन सकता है, जो पार्टी अपनी 2/3 मेजॉरिटी के तहत। हाँ जी, जैसे पीपल्स पार्टी के वो इस वक्त चेयरमैन है बिलावल, और साथ में को चेयरमैन है आसफ अली जरदारी, और MQM के तो चलो काफ़ी सारे वो हैं, इमरान खान PTI के हैं, जैसे अपनी पार्टी के सदर, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। तो नवाज शरीफ जो है वो नून लीग के सदर बनना चाहते थे, रहना चाहते थे, क्योंकि वो वज़ीर आज़म तो अपनी जगह पे थे, लेकिन जो नून लीग की अपनी एक क़यादत है विद इन पार्टी, जैसे मुशर्रफ साहब APML के सदर हैं। ठीक है जी, यानी कि वो नवाज शरीफ चाहते थे कि पार्टी सारी उन्हीं के अंडर रहे, बेशक मैं वज़ीर आज़म हूँ या नहीं हूँ। तो ये नहीं कि उन्होंने इस चीज़ का उन्होंने कानून बनवा दिया, एक्ट बनवा दिया, पार्लियामेंट के अंदर उनके बंदे ज़्यादा हैं, बिल्कुल, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह कल को कोई कातिल भी आ जाए तो सिर्फ ये है कि आपकी चूँकि अक्सरियत ज़्यादा है, कातिल भी है तो चलने दो, है ना, ऐसा नहीं होता। किसी ने चैलेंज कर दिया उसको सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा जी ये नाअहल शख्स जो है, करप्ट शख्स है, ये तो बिल्कुल वो डिस्क्वालीफाइड बंदा है। तो ये पार्टी का सदर इसलिए बन गया कि इसकी अक्सरियत पार्लियामेंट में थी, तो उन्होंने अपनी मर्जी का कानून बनवा दिया। तो अदालत ने बोला कि हाँ ये वाकई पाकिस्तान का जो आइन है उसके जो शिक है 62-63 उसके ऊपर ये क्वालिफाइड चोर है बंदा, दूसरे लफ्ज़ों में, तो ये कैसे सदर बन सकता है? तो अदालत ने बोला कि ये ना अब अपनी पार्टी का सदर बन सकता है, ना सियासत में हिस्सा ले सकता है, कोई भी शख्स हो। तो इस दफ़ा ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर चूँकि केस था, तो अब उनका फैसला आ चुका है कोर्ट का। तो ये बहुत बड़ा आप कह लें कि तारीखी फैसला जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिए, तो बहुत ही तारीखी फैसला है, और ये हक और सच की बात है। वो किसी को नवाज शरीफ साहब से क्या लेना, मुझे बताएं। नवाज शरीफ साहब को लगता है कि मेरे दुश्मन बन गए हैं अदलिया वाले या आर्मी वाले, भाई आप क्या चीज़ हैं, आपके बगैर क्या पाकिस्तान नहीं चलेगा? तो अब आप बताएं कि अब जो सेनेट की टिकट्स हैं, अब उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क पड़ सकता है टेक्निकली, क्योंकि नवाज शरीफ ने जब बतौर सदर पार्टी अपनी पार्टी को टिकट्स दिए या कई जो अहम फैसले किए थे वो नल एंड वॉइड हो गए हैं, यानी कि वो भी उनकी नाअहली के साथ वो भी नाअहल हो गए, ख़त्म हो गए, यानी कि उनकी कोई कानूनी या अखलाकी हैसियत नहीं है। अगर उनके बंदे वहाँ सेनेटर्स वहाँ पे नहीं बैठे होंगे तो ये तो उनके लिए बड़ा एक लम्हा फिक्री हो जाएगा। लम्हा फिक्री तकलीफ से चीज़ है। वो आने वाले जो होगा ऐवान, दोनों जब असम्बलियाँ भी बन जाएंगी दोबारा इलेक्शन के बाद, अगर होते हैं, क्योंकि वो आपको पता है शायद खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि जी मुझे लगता है कि 1 साल और खींच लेते हैं वो एक कानून के अंदर। उस पर हम बाद में भी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारा ये सिलसिला, नाज़रीन जो हमने सिलसिला शुरू किया आज, वो यही है कि इलेक्शन तक हम रोज़ाना आपके हर वीक ऐसा प्रोग्राम लेके आया करेंगे जिसमें हम पार्टीज़ के ऊपर डिस्कशन किया करेंगे, और इस पर हम एक कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को हम सारी पार्टीज़ की तस्वीर उनके सामने पेश कर सकें, ताकि वो ख़ुद फैसला कर सकें कि कौन सी पार्टी पाकिस्तान में मसीहों के लिए कुछ कर सकती है अगर वो इस काबिल हैं, ताकि उनको फिर वोट दिया जाए। तो आइंदा आने वाले प्रोग्राम में भी हम इस पर बात करेंगे, मगर सॉरी आप अपनी इसको कंटिन्यू करें। अब मैं कंप्लीटली इसी तरह करूँगा क्विकली कि पंजाब में अब कामरान माइकल साहब को अगर इजाज़त मिलती है, कामरान माइकल खाली नहीं, नून लीग को इजाज़त मिलती है, फिर तो कामरान माइकल इज़ फेवरेट, दोबारा वो अक्सरियत उनकी काफ़ी है नून लीग की, वगरना विक्टर ज़राया साहब
और सिंध में से अनवर लाल दीन जो हैं वो मेरे हिसाब से, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक ही इज़ फेवरेट, क्योंकि उनके मुकाबले में संजय परवानी है MQM से, संजय परवानी, और एक है मोहन मांजियानी, वो पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, वो मुस्तफा कमाल वाली, सॉरी। तो वो तीन जो है, मोहन मांजियानी, संजय परवानी और अनवर लाल दीन। अनवर लाल दीन का कशान साहब ये है कि वो 62 साल शख्स हैं, बड़े बेचारे हम्बल बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ है। वो अब गुज़श्ता 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची के अंदर मिनॉरिटी विंग है उसके सदर भी रहे हैं, और भुट्टो साहब के बड़े अच्छे कारकुन थे, तो हमेशा वफादार रहे हैं अपनी पार्टी के साथ। काफ़ी पुराने वो लॉयल। हाँ, इन्होंने एक MP का इलेक्शन भी लड़ा हुआ है और ही नीयरली वॉन द इलेक्शन इन द पास्ट। हाँ जी। अच्छा। तो एक फादर पैट्रिक फ्रैंकी ऐसे करके नाम होता था, भुट्टो साहब के ज़माने में एक MP बने थे या मैंने बने थे, ये उनके बड़े करीब होते थे। अच्छा। तो इनका पीपल्स पार्टी के साथ यानी कि टाइप है ना, वो फेवरेट है अपने वहाँ से सिंध की साइड से। लेकिन ही इज़ अ वेरी हम्बल मैन। बेचारे कहते हैं कि मेरे पास एक बाइक है, वो भी मैंने किस्तों पे लिए, कहते हैं अगर मैं सेनेटर बन गया तो फिर मैं किस्तों पे गाड़ी ले लूँगा। और अभी लोग उनके घर पे टिकट की वजह से मुबारकबाद देने आ रहा, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो चाय नहीं फोड़ कर। चले, ये आई थिंक बड़ी एक खुशाइंद बात है कि पीपल्स पार्टी ने अपने एक ऐसे कारकुन को फर्स्ट टाइम किसी क्रिश्चियन को, फर्स्ट टाइम किसी ऐसे कारकुन को दी है कि जो वाकई ही डिज़र्व करता था, क्योंकि उसकी जो मोहब्बत थी पीपल्स पार्टी के साथ, वो कह लेंगे रंग लाई। तो यानी कि वहाँ से तो वो फिर आई थिंक वो ज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी जो कि कुछ जो फैक्ट्स हैं वो तो डरपोक हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, लेकिन ये है कि लिबरल तो हैं बिल्कुल। यानी कि जैसे बिलावल भुट्टो कहते थे कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मसीही हो। और मगर आई थिंक हमें उनके और इक़दाम देखने पड़ेंगे। अगर वो इस बात को वाकई दिल से उन्होंने बात की है तो हम देखना चाहेंगे कि जनरल इलेक्शन में भी ज़रूरी नहीं है कि आपने रिजर्व सीट्स के ऊपर ही माइनॉरिटीज़ को लेके आना है, जनरल सीट्स पे भी, जैसे वो लेडी को लेके आए बिल्कुल। अभी वो जो उन्होंने एक हिंदू आई थिंक कृष्णा कुमारी को उन्होंने ख़वातीन के लिए मखसूस सीटों के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह आई थिंक इनको जनरल इलेक्शन भी जो अब हमारे इसी साल होने वाले हैं उस पर भी इनको चाहिए कि फिर मसीही नौजवानों को वह जनरल सीटों पे भी लड़ाएं। ये इस पर अभी तो शायद आपका प्रोग्राम ये वाला ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो फॉलोअप आप दोबारा प्रोग्राम जब करते हैं तो खुदा ने चाहे तो इसके ऊपर बात करेंगे कि जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनको कैसे पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों को बराबरी की सतह पे लेके आना है, या चांस देने हैं, या सियासी धारे में शामिल करना है। और ख़ुद अक़लियतों को भी अब सोचना चाहिए कि खुदारा अब अपना भी आप सेटअप बनाएं, आपकी अपनी पार्टी में। तो आई थिंक जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो हम बहुत सी अपनी मजहबी जमातों को भी देखते हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट कहीं ना कहीं पे वो खड़े करते हैं। मगर अफसोस की बात वही आ गई कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उन पार्टियों को कुछ पता ही नहीं होता 5 साल के कि वो वजूद में हैं भी, कि कुछ वो एक्टिव हैं, क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो आई थिंक जब अभी 18 के इलेक्शन आएंगे तो फिर हम कोई ना कोई अपनी मसीही जमातों को देखेंगे। मैं पर्सनली जानता हूँ 2-3 पार्टीज़ को, लेकिन उसमें से शायद एक ही रजिस्टर्ड है, एक तो रजिस्टर्ड भी नहीं है। और 5 साल से वो मेंबरशिप भी करी जा रहे हैं। जैसे सरगोदा में उसको बना दिया, फैसलाबाद में उसको मुकर्रर कर दिया, भाई आप बस करें। सिंध में बना दिया, अब हमने देख लिया है, आपने उसको सदर बना दिया, उसको सेक्रेटरी बना दिया। अब ये बात नहीं है, आपको तो 2-3 साल पहले अपनी पार्टी रजिस्टर करवानी चाहिए थी। रजिस्टर करवा के आप धारे में शामिल होते। शहबाज भट्टी मरूम की बात याद है, वो कहते थे कि पाकिस्तान में 40 हल्के ऐसे हैं जहाँ अक़लियतों के नुमाइंदे मुंतखब कर सकते हैं। उनके जो वोट हैं वो डिसाइसिव हैं, वो जिसको भी पड़ जाएंगे वो जीत जाएगा, चाहे वो नून को पड़ जाए, पीपल्स पार्टी को। क्या वजह है कि हमारे कोई इस तरह अभी तक कोई पार्टी में कोई खड़ा नहीं होता, किसी को टिकट नहीं देते किसी मसीह को कि वो वहाँ पे उसकी मेजॉरिटी है तो वो वहाँ से जीते हैं? इस पहले तो हम ये तय नहीं कर पाए, इसके ऊपर भी एक तवील प्रोग्राम होना चाहिए कि पाकिस्तानी अक़लियतों के लिए सूटेबल इलेक्टोरल सिस्टम क्या है। ठीक है जी, सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं, सिलेक्शन भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इलेक्शन सिलेक्शन दोनों ही गलत है। ब्रिटिश मॉडल होना चाहिए कि आप अपने मुल्क के अंदर सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। जैसे मैं ज़ाती तौर पे 17-18 साल से साउथ हॉल में रहता था, तो इस तरह होता है कि आप आप समझते हैं कि पाकिस्तान तो अभी इस सिस्टम को लाने में से बहुत दूर है। पाकिस्तान तो दूर है, लेकिन जो अब ख़ुद पाकिस्तान के जो मसीही या अक़लियती तबकात हैं वो तो थोड़ा सा शऊर रखें ना। आपके हकूक़ आपने खुद ही मांगने हैं। इवन जो वहाँ पे बिशप साहब हैं, बड़े मोहतरम हैं हमारे, उन्होंने फिर एक वीडियो बयान जारी किया कि मैं खुदा का वास्ता है, मैं ऐसे लोगों को दोबारा नहीं कहा था, मैंने नहीं इनको बुलाया था, मैंने तो उनको सिर्फ बुलाया था मीटिंग के लिए। मदर मरीम कुलसूम जो उनकी वालदा कुलसूम, बेगम कुलसूम की दुआ के लिए बुलाया था। ये कौन सी दुआ? खुदा का खौफ करें। 50 कैमरे लेके आप चले गए। दुआएं तो बंद कमरों में होती हैं। या बिशप साहब को आप गाड़ी दे के भेजें, कहें जी आप हमारे घर पे आ जाएं, बल्कि दुआ करवाने वाला खुद चल के जाता है। तो आप बिशप साहब से टाइम लें। दीगर दोस्त हैं उनको कहें जी आपके बिशप साहब बड़े मशहूर हैं, मैंने अपनी वालदा के लिए दुआ करवानी। खुदा का खौफ करें। आप वालदा इधर पड़ी हुई लंदन में, आप उनका हाल तक पूछने नहीं आते। सियासी मकासद के लिए आप चर्च को यूज़ कर रहे हैं। सब ड्रामे हैं जी, सब सारा कुछ है। लेकिन बाद में बड़ी उनकी ठीक ठाक जलालत हुई थी इस मामले पे। चलो, थैंक यू वेरी मच तस्कीन फॉर योर टाइम। आपकी बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हुए। थैंक यू। नाज़रीन,
उम्मीद है कि आपने जो भी आज हमारी यहाँ पे डिस्कशन हुई उससे काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा। सेनेट्स के हवाले से जो इलेक्शन है उसके बारे में जो तस्कीन ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया, तो उम्मीद है कि आपको उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और हमारे अगले प्रोग्राम में ज़रूर देखिएगा, वो हम जनरल इलेक्शंस के हवाले से करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।